हाँ, तो हमारे सामने आज भागलपुर के महान जागरूक समाज सेवक, विद्वान व्यक्ति अपने ओजस्वी कर्तव्य से, अपने प्रमुख कार्यों से पूरे भागलपुर में जाने जाते हैं। हालांकि अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मैं आज उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि बिहार या भारत में जो यातायात संबंधित दुर्घटनाएं होती हैं, उसके लिए क्या प्रमुख कारण है और उसका निराकरण क्या हो सकता है। क्योंकि हमारे सामने या दैनिक अखबार में या मीडिया समाचार में लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि एक परिवार उजड़ गया, तो ये दुर्घटनाएं हो गई। तो आज मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। तो सर, आप बहुत कॉम्पैक्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में, ताकि पूरे देश, भारत के लोग आपके इस मैसेज को, संदेश को समझ सकें और जिंदगियों को बचाया जा सके, इसलिए मैं आपसे ये इंटरव्यू ले रहा हूँ। इसका क्या कारण मुख्य है यातायात दुर्घटनाओं का? देखिए, भारत में 1.5 लाख से ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है। हम जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी लगभग 15,000 के आसपास व्यक्तियों की मृत्यु दुर्घटना में होती है। और ये जान के आपको दुखद आश्चर्य होगा कि ये संख्या भारत में दूसरे स्थान पे बिहार का है। और सड़क दुर्घटना में मरने वाले जो अधिकांश लोग होते हैं वो 18 से 35 वर्ष के होते हैं जी। और यदि ये जो 18 से 35 वर्ष उम्र के जो व्यक्ति हैं वो देश के विकास में सर्वाधिक भूमिका निभाते हैं। और इनके मरने से ना सिर्फ उनकी मृत्यु होती है बल्कि एक परिवार भी उजड़ जाता है। इसको 2 दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। एक मानवीय दृष्टिकोण है, एक परिवार उजड़ गया, आश्रित की संख्या बढ़ गई और वो दुर्घटना में जो मरते हैं वो परिवार ही बर्बाद हो जाता है। दूसरी, गवर्नमेंट को सहायता करनी पड़ती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पे पता चलता है कि उसको मुआवजा दिया जाता है। इसके लिए सरकार के खजाने पर भी असर पड़ता है और फिर घूम फिर के वो पैसा हमारे पॉकेट से ही लिया जाता है। अब बात रही दुर्घटना का कारण, तो कारण मुख्य रूप से 3 बात का हम बल दे सकते हैं। पहला है कि जो यातायात का नियम है उसका पालन न करना, तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाना, और तीसरा है कि नशा करके जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है वो ज्यादा एक्सीडेंट करता है। आप छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि आप बिहार सरकार के किसी भी सड़क पे आप देखेंगे तो सड़क के दोनों साइड में पोल लगा हुआ है जी जी। और उस पोल पे रिफ्लेक्टर की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे जो बिहार के एडी मतलब कि अपर पुलिस महानिदेशक यातायात हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा इस रील के माध्यम से कि वो रिफ्लेक्टर लगावे ताकि उससे लड़के मरने वाले की संख्या में कमी आ सके। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप यातायात पुलिस जो कार्यरत रहती है वो भी चौक चौराहे पर बैठ के मोबाइल चलाते रहती है और आम आदमी भी मोबाइल का उपयोग वाहन चलाते समय करते हैं, जिससे दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटना का यह मुख्य कारण है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो मोबाइल चलाते हुए या सड़क मार्ग पर मोबाइल चलाते हुए या चालन करते हुए पकड़े जाएं, उस पे जो यातायात का नियम है उसको सख्ती से लागू करके उस पे चालान कई गुना ज्यादा करने की आवश्यकता है ताकि सड़क दुर्घटना पर रोक लगाया जा सके। तो क्या यही 2 प्रमुख कारण है सड़क दुर्घटनाओं का? नहीं, मैं कहा एक और है कि वाहन चलाते समय लोग नशे की हालत में रहते हैं और इसके मॉनिटरिंग के लिए कोई बहुत अधिक व्यवस्था, आप सड़क पे कई जगह कैमरा लगा हुआ है कि स्पीड हम जान सकते हैं कि गाड़ी ओवर स्पीड में जा रही है। अच्छा सर, आपसे मैं आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं और हमारे जो मीडिया से जुड़े लोग हैं या जिस रील को, इस न्यूज को जो भी देखेंगे उनको भी इस बात से अवगत होना होगा कि एनएच वगैरह पे जहां सड़क चौड़ी है वहां पे प्रायः खास करके भागलपुर से बेगूसराय जाने के क्रम में NH 31 वगैरह पर फसल को, जैसे मक्का हो या गेहूं हो, ये सब को जो है कि वो सड़क पे बिछा दिया जाता है सूखने के लिए। मतलब कि आधा सड़क जो है उससे वो अतिक्रमित हो जाता है। इससे भी तो ये घोर लापरवाही है, इस पर सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। करेगा इस पर? आखिर सबके सामने ऐसा हो रहा है, प्रशासन देख रही है, सरकार देख रही है। अब तो मोबाइल और मीडिया का समय है, हर जगह लोग सब कुछ देख पा रहे हैं,
फिर ये आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसका दो दो दृष्टिकोण से दो इसके महत्वपूर्ण अंग हैं, एक समाज और दूसरा प्रशासन। प्रशासन को भी अपना काम करना पड़ेगा और समाज को भी अपना काम करना पड़ेगा। जो समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसा करने वाले को रोके वो, जी जी बिल्कुल। नहीं तो फिर इसको कंट्रोल करना एक सरकार सरकार के ही बस में नहीं है। मतलब हर काम सरकार करे, अपना दायित्व उत्तरदायित्व कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। जी। और इस ऐसा यदि ऐसा होता है तो कंट्रोल होगा भी नहीं। समाज को जागरूक होना पड़ेगा, बुद्धिजीवी को आगे आना पड़ेगा और ऐसा काम करने वाले पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब हम इस तरह के दुर्घटना से बच सकते हैं। एक बात और सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये तो सड़क की बातें हुई, जैसे कि नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे। कभी कभार मुझे गांव जाने का भी अवसर मिलता है, तो मैं जब गांव जाता हूं तो वहां गांव के सड़कों पे, चूंकि गांव की सड़कें प्रायः कम चौड़ी होती हैं, वहां भी मवेशियों को, चाहे वो गाय हो या उसे उसी तरह का कोई और सामान हो, वो सड़क पे रख दिया जाता है, यानी यातायात पूर्णतः बाधित हो जाता है। तो उस आखिर गाय को या मवेशी को या अन्य ऐसे सामान या सामग्री को हटाने वाला कौन एजेंसी है? क्या वो सरकार इस पे कुछ अपना पहल करेगी क्या? सरकार को इस दिशा में विशेष पहल की आवश्यकता है। वो एनएच पर हो कि एसएच पे हो या ग्रामीण सड़क पे हो, जहां कहीं अतिक्रमण हो रहा है उसको सख्ती से हटाना पड़ेगा। इसके लिए कड़े प्रावधान करने की आवश्यकता है, तभी हम सड़क दुर्घटना को रोक पाने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन हमको मुझे लगता है सर कि ये कब तक ये ऐसा प्रावधान आएगा कि सड़कों पर से अतिक्रमण हटेगा, बहुत सारी जानें बचाई जा सकेंगी। ये तो जब तक कानून अब इन्फोर्स होगा, लागू होगा, तब तक तो बहुत सारी जानें जा चुकी होंगी। हम जितने वाहन चालक हैं उनसे एकमात्र अनुरोध करना चाहूंगा कि वो जब भी घर से निकलें, जब तक ये पूरी व्यवस्था दुरुस्त ना हो जाती है, तब तक हमेशा वो एक बात याद रखें कि घर में उनका कोई इंतजार कर रहा है। उनका बेटा, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका सगा संबंधी इंतजार कर रहा है। और यदि वो सिर्फ एक बात दिमाग में लेके चलेंगे तो शायद दुर्घटना से बच पाएंगे। अच्छा सर, लास्ट अंतिम, और ये चूंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आजकल समय किसी के पास नहीं है। हालांकि आपकी बातें ऐसी हैं जिससे कि पूरे समाज के सिस्टम को, यातायात के सिस्टम को, लोगों को जागरूक बनाने के तरीके को पूर्णतः जो है कि समायोजित किया जा सकता है। मैं आपसे अब अंतिम बात ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई मतलब व्यवस्था है जहाँ की सड़क दुर्घटनाएं होने के बाद उस आदमी को तुरंत उससे संबंधित मुआवजा मिले या अन्य ऐसा कोई? हाँ, ये प्रावधान है इसका। आप देखेंगे कि एनएच के किनारे 1033 नंबर लिखा हुआ रहता है। जी जी। अब यदि कोई दुर्घटना घटती है, उस पर फोन करेंगे तो आपको अविलंब सहायता उपलब्ध हो जाती है। व्यवस्था तो बहुत कुछ है, उस पर अमल करने की आवश्यकता है। और जब तक अमल नहीं करेंगे हम, एक बात और याद कर लीजिए कि मानव और पशु में अंतर है। जी जी। आप देखेंगे कि भेड़ या ऊंट जब एक पंक्ति में चलते हैं तो उस पंक्ति को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मानव स्वयं कितने हम बुद्धि का परिचय देते हैं कि यत्र तत्र हम लोग जाम लगा देते हैं। इससे भी दुर्घटना होती है और यातायात अनियंत्रित हो जाता है। विशेष आप सुरक्षित रहें। जी जी। अगले रेल में फिर मिलेंगे। अंतिम सवाल अब सर, ये चूंकि मेरे मन में बराबर बहुत दिनों से आ रहा है कि ये जो बड़े बड़े जो हमारे ऑफिसर हैं, जिसको ऑफिसर अधिकारी कह सकते हैं, जैसे कि यातायात के हों या प्रशासन के हों या कोई भी विभाग के जो अधिकारी हैं, मुझे लगता है कि परीक्षा देने के दरमियान में ये कई बार स्टेशन पे जगते हैं, सोते हैं, पैदल चलते हैं, भूखे रहते हैं, फिर परीक्षाएं देते हैं। और वही व्यक्ति जब अधिकारी बन जाता है तो उनका ध्यान अपने काम के प्रति न लग करके एक रसूख की तरफ ज्यादा होता है। ये आखिर इतना बड़ा इंटरचेंज कैसे हो जाता है? क्या ये अधिकारी भूल जाते हैं कि एक समय इनको परीक्षाएं देने के लिए कई 100 किलोमीटर दूर जाना होता था, प्लेटफॉर्म पर रात भर जगना पड़ता था, और वही व्यक्ति जो है कि एसी से नहीं निकल पाते हैं? मैंने पहले ही कहा कि हमको अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठना पड़ेगा और हमेशा संवेदनशीलता और मानवीय गुणों के साथ काम करना पड़ेगा। चाहे कोई पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो
या समाज का कोई सामान्य व्यक्ति है, यदि वो अपनी संवेदनशीलता खोता है तो वह समाज के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, और संवेदनशीलता के साथ काम करता है तो फिर सारा काम आसान हो जाएगा। मैं अनुरोध करता हूं सभी से कि वो थोड़ी संवेदनशीलता अपना बरतें, ताकि हम बिहार में जो होने वाली सड़क दुर्घटनाएं हैं उससे बच सकें। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसी बातों से, ऐसे तथ्यों से बहुत लोगों का भला होगा, यातायात दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।